ये क्या है भाई? जरूर तुमने में से किसी बच्चे का फोन आया होगा। हेलो, ऑन कर दिया बच्चा? कर दिया ऑन, ठीक है। तो देखो बेटा, हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के क्वेश्चंस देख रहे थे बच्चा, है ना? वहीं से आगे बढ़े। देखो बच्चा, क्वेश्चन एक आता है बेटा कि एक इंक्लाइन सरफेस, दोनों तरफ इंक्लाइन बेटा, इधर हमारा है 53 डिग्री, इधर है बेटा 37 डिग्री, ये बेटा एक पुली, और ये हमारा दो मास। ठीक है बच्चा, ये हमारा दो मास हो गया। ठीक है, देखो बेटा, ये मास हमारा है 5 किलोग्राम, ये मास भी है बेटा 5 किलोग्राम। ठीक है, इसका जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 बच्चा, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। ये स्मूथ है और ये रफ है बच्चा, है ना? सवाल कहता है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ मासेस, है ना बच्चा, एंड फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है बेटा, मासेस का एक्सीलरेशन निकालना है तुम्हें और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चा, सुनना बेटा गौर से। देखो बेटा, ये जो हमने लिखा अभी, ये जो हमने अभी लिखा है बच्चा इस सवाल में, है ना? इस सवाल में ये हमको बिल्कुल नहीं पता कि मास मूव करेगा या नहीं मूव करेगा, हमें कुछ नहीं पता बच्चा, है ना? ठीक है, तो एक पॉइंट नोट कर लो बेटा। देखो, लॉज ऑफ मोशन में मैं तुम्हें कहा था बच्चा क्या, कि तुम एक्सीलरेशन किधर भी मान लो, एक्सीलरेशन किधर भी मान लो, है ना? अगर वो एक्सीलरेशन नेगेटिव आ गया, इसका मतलब बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है ना बच्चा, विद द सेम एक्सीलरेशन। लॉज ऑफ मोशन में अगर एक्सीलरेशन तुम कोई गलत डायरेक्शन में मान लिया बच्चा, और सॉल्व करके आंसर आया -2, है ना? इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ही तुम कहा करते थे ना बच्चा, है ना? लेकिन फ्रिक्शन में ये नहीं, है ना बेटा? फ्रिक्शन में क्या कहोगे? नेगेटिव एक्सीलरेशन मींस, इसका मतलब होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब होगा बेटा बॉडी कैन नॉट मूव इन दैट डायरेक्शन। समझा बेटा? अगर तुमने बॉडी का मोशन मान लिया है बेटा पॉजिटिव एक्स में, बॉडी का मोशन मान लिया पॉजिटिव एक्स में, और ए की वैल्यू आया बेटा -2, और ए की वैल्यू आ गई -2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि बॉडी उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, है ना? बात समझे, है ना? तो देखो बेटा, बॉडी अगर उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता तो फिर दो बातें हो सकती है, या तो वो अपोजिट मूव करेगा या फिर मूव नहीं करेगा, है ना बच्चा? और अगर अपोजिट मूव करेगा तो समझ लो बेटा, अगर तुम्हारा -2 आंसर आया है, then be sure in that opposite direction you are not going to get 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट बेटा? फ्रिक्शन में यही खास बात, अगर पॉजिटिव एक्स में सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आया बेटा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगर वो उल्टा मूव कर रहा होगा, है ना बच्चा, तो उस डायरेक्शन में कुछ भी आएगा एक्सीलरेशन, लेकिन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चा बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज in this question, in these questions, friction force depends upon direction of motion. फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है बेटा कि अगर ये ऊपर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन नीचे काम करेगा, और अगर नीचे आ रहा होगा तो फ्रिक्शन ऊपर काम करेगा। एक ऐसा फोर्स है बेटा जो अपना डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ना? इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा बच्चा। ये बात दिमाग में बैठ गई? ठीक है बच्चा, है ना? तो देखो, अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करूं बच्चा, है ना, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे देखना सब लोग। इस सवाल को हम स्टार्ट करेंगे ऐसे बेटा कि हम कहेंगे इस वाले बॉडी को इधर खींचने वाला फोर्स क्या होता है? तो एंगल 37 है बेटा, तो इधर खींचने वाला फोर्स क्या होता है बेटा? 5g sin 37,
ये क्या हो गया बेटा 30 न्यूटन, है ना बच्चा। अब देखो इसका इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 5g sin 53, 5g sin 53, ये हो गया बेटा कितना हमारा 40 न्यूटन, है ना बच्चा। इधर हो गया 40, इधर हो गया बेटा 30, ठीक है। तो देखो बेटा इधर खींचने वाला फोर्स 30 है, इधर खींचने वाला फोर्स 40 है। इसका क्या मतलब है कि ये फोर्स ज्यादा है ना बच्चा। इसका मतलब या तो ये सिस्टम इधर ही मूव करेगा या फिर नहीं करेगा, है ना बेटा। ओनली टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, आइदर दिस मास विल मूव डाउन द प्लेन और नॉट मूव, है ना बच्चा। ऊपर कभी नहीं जा सकता बच्चा, है ना, क्योंकि ये फोर्स बड़ा है। बात समझे। फ्रिक्शन जो है बेटा किसी बॉडी को स्लाइड करने से रोक सकता है ना बच्चा, लेकिन स्लाइड नहीं करवा सकता। बात समझ में आ गया बच्चा, ये बात समझ में आई, ठीक है। तो चलो देखो, देखो बच्चा ये वाला फोर्स हमारा बड़ा आ गया बेटा, है ना। अब देख दो इस वाले पॉइंट पे फ्रिक्शन है ना बेटा, तो यहाँ का नॉर्मल क्या लिखोगे, चलो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, क्या कहोगे फॉर बी, बी वाले के लिए, सॉरी ए वाले के लिए, ए वाले के लिए बेटा कैसे कहते हो बताओ। कहते हो ना कि यहां से बेटा यूं होता है नॉर्मल और यूं होता है बेटा mg cos थीटा, है ना। इसका मतलब नॉर्मल कितना हो जाएगा बच्चा, नॉर्मल हो जाएगा 5g cos 53, दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। बोलो बच्चा, है ना। इसका मतलब बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू एन, म्यू कितना है देखो 0.5, तो ये कितना हो गया बेटा 0.5 इंटू 30, दैट इज इक्वल टू 15 न्यूटन। समझे बच्चा, समझे बच्चा। अब थोड़ी गौर करने की बात बच्चा, क्या ये वाला बॉडी इधर मूव करना चाहता है, क्यों, ये बॉडी नीचे आना चाहता है लेकिन क्यों, तो कहोगे ये वाला फोर्स बड़ा है, ये फोर्स छोटा है। तो बताओ बेटा ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है बेटा, तो 10 न्यूटन बड़ा है। इसका मतलब बच्चा 10 न्यूटन is the extra force due to which the system is going to move, but we are getting resistive force 15 न्यूटन, रोकने वाला फोर्स 15 न्यूटन और चलाने वाला फोर्स 10 न्यूटन, है ना बच्चा। इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगा, एक्सीलरेशन 0 होगा। बात समझ में आ गई बच्चा, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। क्या कहोगे, अगर ये 15 है बेटा और मूव कराने वाला फोर्स कितना है, मूव कराने वाला फोर्स कितना है 10, तो क्या कहोगे बेटा पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स कितना है बेटा 10 न्यूटन, है ना बेटा। और रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्ट करने वाला फोर्स कितना है बेटा 15 न्यूटन, है ना बच्चा। इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा और फ्रिक्शन उस पुलिंग फोर्स को बैलेंस कर लेगा। इसका मतलब फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा बेटा स्टैटिक, और वो 10 न्यूटन लग करके बैलेंस हो जाएगा। बात समझ में आई, लिख लो। नोट कर लो बच्चा, यस गलत, यस गलत बोलो बच्चा। एक मिनट यस बच्चा सर। बहुत लंबा लिखा है। सर इसमें पुलिंग फोर्स 10 न्यूटन कहाँ से आया है, वो समझ नहीं आया। एक तरफ कितना फोर्स है बेटा 40 यस सर। और एक तरफ है 30, हाँ बड़ा वाला फोर्स कितना है, तब नॉर्मल तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना। नॉर्मल से क्या मतलब बच्चा मुझे, सर वहाँ पे तो 30 न्यूटन नॉर्मल की ये वैल्यू है ना। 40, हम्म इधर खींचने वाला फोर्स 40 हम्म। और इधर खींचने वाला 30, हाँ तो ये होगा विनर। हाँ यस सर, समझ आ गया। थैंक यू सर।
देखो बच्चा, एक बच्चा लिखा है, सर मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे पास बस 73.2% आए हैं। मेरे को 93% की एक्सपेक्टेशन थी और मैंने सारे पेपर बहुत अच्छे किए, बट स्टिल ऐसे परसेंटेज आई है सर कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बस रुलाई आ रही है। घर पे सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बट सर मेरे को आज तक नर्सरी से लेकर 10 के किसी भी पेपर में 95 से कम नहीं आए, न टेस्ट न हाफ ईयरली में। पर अभी सर एकदम शॉक देने वाला परसेंटेज आया है, बहुत बुरा लग रहा है। मैंने बहुत मेहनत की है सर। ऐसा लग रहा है शायद कॉपी चेकिंग में कोई प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा किया था, बहुत प्रिपेयर किया था। प्री बोर्ड्स में भी आई गॉट 96.6%। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत पढ़ाई की है, माइंड में बैठ गया है, क्या करूं। देखो बच्चों, जैसे ये बच्चे लिखा है वैसे और बच्चे के मन में भी ऐसा कुछ होगा बेटा, है ना बेटा, और कुछ बच्चों के मन में भी ऐसा होगा। तो देख बेटा, अगर तेरा मार्क्स कम है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मार्क्स ज्यादा आना चाहिए और आ गया है बेटा कम, है ना, तो फिर रीचेकिंग का ऑप्शन होता है ना बच्चा, रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दो, है ना बेटा, रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है बेटा। वैसे बहुत ज्यादा इसे 10th के मार्क्स मैटर नहीं करते बच्चा, है ना। देखो कभी कभी मैटर करता है, कहीं कहीं मैटर करता है ना बच्चा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊं, जैसे कि देख बेटा, जब हम लोग कॉलेज में थे तो कुछ टॉप कंपनीज, है ना, उस जमाने में आई थी इंटरव्यू लेने के लिए, है ना बच्चा। उसने क्या लिया था, उसने बेटा 2 टेस्ट लिया। एक टेस्ट हुआ कैसा, आईक्यू टेस्ट, और दूसरा टेस्ट लिया बेटा हम लोग का सब्जेक्ट टेस्ट, है ना। तो आईक्यू टेस्ट सब्जेक्ट टेस्ट क्लियर होने के बाद, आईक्यू टेस्ट सब्जेक्ट टेस्ट क्लियर करने के बाद उसके पास सीटें थी 10, लेकिन बच्चे जो सिलेक्ट हो रहे थे लगभग 13-14 हो रहे थे, है ना बच्चा। तो फिर उसने फिल्टर करने के लिए क्या डाल दिया ऑप्शन कि 75% से ऊपर वाले बच्चों को लेंगे। सुन बे सब लोग सुनना बात से। उसने कह दिया कि सिर्फ 75% प्लस वालों को ही हम लोग लेंगे जिनका 10th में और 12th में दोनों में 75% हो। सुना बात को। लगभग 200 बच्चे अपीयर हुए टेस्ट है बच्चा, और उस टेस्ट में सिलेक्शन हुआ 13 लोग का। कौन 13 लोग का, जिन लोगों ने उनके टेस्ट में क्वालिफाई किए। ठीक है बच्चा। सीटें थी कितनी, 10, लेना था उनको 10 बच्चों को, और सिलेक्शन हो गया था 13-14 लोग का, समझा। तो उन लोगों ने एक क्राइटेरिया डाला, क्या डाला क्राइटेरिया कि 10th और 12th में 75% मार्क्स होगा उसी को लेंगे। ठीक है। सरप्राइजिंगली क्या वो पता है, 13 में से 3 बच्चे ऐसे हुए जिनका दोनों में 75% था। सोच के देखो, 13 में से 3 बच्चों का 75% था 10 और 12 दोनों में, समझे। इसका क्या मतलब हो रहा है, इसके 2 निकलते हैं निष्कर्ष। पहले जो हुआ बताता हूं तुमको। तो देखो बेटा, जब 3 बच्चे हुए, है ना, तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि नहीं 75% करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना बेटा। फिर उसने कहा कि चलो 70% कर लेते हैं। 70% कर लिया तो 3 से हो गए 5, फिर भी 10 नहीं हो पाया, समझा बेटा। अल्टीमेटली वो 13 बच्चों को भी ले गए अपने वहां, सीईओ से बात की उन्होंने, और 13 बच्चों को भी ले गए। कहने का मतलब देखो ये था बच्चा कि देखो 200 बच्चे अपीयर हुए, है ना बच्चा, है ना। उन 200 बच्चों में से 13 बच्चे ऐसे थे बेटा जो उनके टेस्ट क्वालिफाई किए, और वो 13 बच्चे ऐसे थे बेटा जिनका 10th और 12th में 75% नहीं था, है ना बच्चा। तो एक तो निष्कर्ष ये निकलता है बेटा, उन 200 बच्चों में ऐसे बहुत सारे बच्चे थे बेटा जिनका 10th और 12th दोनों में क्या 75 के 80-85% रहा होगा, बट स्टिल दे कुडंट क्वालिफाई, है ना बच्चा। तो ये एग्जाम्पल क्या साबित करता है बच्चा कि मार्क्स जो है बेटा वो टैलेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, है ना। टैलेंट को मार्क्स रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन मार्क्स टैलेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता। कहने का मतलब, इफ you are talented, there are most chances that you will get good marks, right beta. But if you are getting good marks, that doesn't prove
कि आप टैलेंटेड हो, है ना बच्चा? ठीक है, और अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो साबित नहीं हुआ कि आप टैलेंटेड नहीं हो, है ना बेटा? और आप में टैलेंट कहां से आया? आप बच्चे 1 साल पढ़ाई किए हो, बचपन से पढ़ाई किए हो, है ना? अभी तक तुम 9, 10, 8, 7 सबकी मैथमेटिक्स समझते हो। उन सब की मैथमेटिक्स अगर समझते हो बेटा, इसलिए कुछ क्वेश्चन तुम आज फास्ट कर पाते हो, कुछ कैलकुलेशंस तुम फास्ट कर पाते हो। तो टैलेंट बेटा तेरे अंदर है ना बेटा, वो कहीं गया नहीं, वो तेरे अंदर है ही। तो जो तेरा है वो तेरा ही है बेटा, वो किसी और का नहीं है ना? 10th का मार्क्स एक सर्टिफिकेट जरूर है बेटा, लेकिन सर्टिफिकेट टैलेंट को रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं करता। अल्टीमेट विनर टैलेंट ही होता है बच्चा, है ना? मार्क्स कम आया, हाँ बिल्कुल मानता हूं मैं, दुख हर किसी को होता है, तुमको भी होता होगा, है ना? हम बिल्कुल इनकार नहीं करते कि दुख तुमको नहीं हुआ होगा, दुख हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, है ना बच्चा? लेकिन वहां से बाहर निकलो, तुरंत बाहर निकलो, अपने ऊपर भरोसा करो कि तुमने मेहनत करी है तो तुम्हारा जीवन में इससे बहुत अच्छा होने वाला है ना बच्चा? ठीक है, किसी बात का टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं, है ना? दुख हुआ लेकिन दुख से बाहर निकलो तुरंत, है ना बच्चों? इस बारे में बिल्कुल मत सोचो कि मार्क्स कम आया ज्यादा आया, ठीक है? रीचेकिंग का बेटा होता है ऑप्शन, शायद डेट निकलेगा उसमें, फॉर्म भरने के लिए रीचेकिंग का कर सकते हो, हालांकि बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है बच्चा, ठीक है? बस समझ में आनी चाहिए पढ़ाई, वही इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है? मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है बच्चा, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है ऐसे, जैसे कि छोड़, मेरे स्कूल का टॉपर, मैंने कहा था एक दिन तुमसे ना कि मेरा 10th में था बेटा 60%, है ना? और मेरे स्कूल से जितने बच्चे एग्जाम दिए थे बेटा, सिर्फ 11 बच्चे आए थे ऐसे जो फर्स्ट डिवीजन थे, है ना? और मैं 11वां था बच्चा, है ना? मतलब उस समय क्या प्रूफ हुआ कि आई एम इन्फेरियर देन ऑल 11 पीपल, है ना बेटा? जो 11 क्वालिफाई किए, मेरा 11वां नंबर था बच्चा, है ना? मेरा 11वां नंबर था, तो ये साबित क्या हुआ कि उस समय उन 10 के मुकाबले में बहुत खराब था, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन उन 10 में से, है ना, जो सबसे टॉपर था बच्चा, जो सबसे टॉपर था, फर्स्ट था, ठीक है ना? उसका कहो तो आज से 4-5 साल पहले उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है ना? और बहुत हाई क्लास में नहीं, बहुत नॉर्मल सी क्लर्क टाइप की जॉब लगी है उसकी, आज से 4-5 साल पहले, मतलब अब उसका एज खत्म होने वाला था कहो तो, है ना बच्चा? ठीक, और कुछ ऐसे भी थे बेटा जो फर्स्ट डिवीजन नहीं आए थे, फर्स्ट डिवीजन नहीं आए थे, मेडिकल की तैयारी किए, एमबीबीएस किए, आज बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं पटना में, है ना? तो इन बातों से क्या फर्क पड़ता है ना? मार्क्स तुम्हारा एक मोड़ है बेटा जीवन का, ऐसे कितने मोड़ आएंगे जीवन में यार, एक मोड़ को लेकर रोते रहोगे तो क्या जीवन में जियोगे बताओ तो, है ना बच्चा? एक मोड़ अगर खराब चला गया तो जीवन में बहुत सारे मोड़ आने वाले हैं बच्चा, है ना? एकदम मत सोचो मार्क्स कम आया है तो कोई बात नहीं है, अरे तुम है यार, तुम हो दुनिया के सबसे अनोखे आदमी, तुम हो, तुम्हारे जैसा कोई है और दुनिया में? तुम्हारे जैसा दुनिया में और कोई नहीं है, यू आर द ओनली वन, यू आर स्पेशल, है ना बच्चा? बस इस बात को रियलाइज करो कि तुम स्पेशल हो, है ना? और जीवन में दुनिया में तुम्हारा जन्म कुछ स्पेशल करने के लिए हुआ है ना? वो स्पेशल की तलाश करो और वो काम कर दो और नाम कमाओ, ठीक है? चलो बच्चा, बिल्कुल सोचने का नहीं, बिल्कुल मार्क्स वार्क्स फालतू चीज है, मैं तो मानता नहीं बिल्कुल मार्क्स वार्क्स को, बिल्कुल नहीं मानता मैं, है ना? मतलब अब तक मेरे को बेटा, मैं पढ़ाते हुए मेरे को आज 18 साल हो गए लगभग, 2002 2002 से मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना? ठीक है, 2002 से लेकर के अब तक, 2002 से लेकर के अब तक, है ना बेटा? बहुत सारे बच्चे को मैंने पढ़ाया होगा, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई भी किए होंगे। अगर एवरेज मान लो बच्चा कि हर साल अगर हम कहा जाए तो 700-800 बच्चे पढ़ाते हैं, एवरेज मान लें, एवरेज, हालांकि ज्यादा पढ़ाते हैं कहो तो, एवरेज मानता हूँ, चलो मैं 500 बच्चे को पढ़ाता हूँ, तो 20 साल 18 साल में हो गए बेटा लगभग 9000 बच्चे, 9000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं हम, है ना, क्लासरूम कोचिंग में। और सोचो 9000 में कम से कम तो कहो तो 500-600 बच्चे या 800 बच्चे जरूर होंगे जो आईटी क्वालिफाई किए होंगे बच्चा,
है ना, और बाकी बहुत सारे नहीं भी क्वालिफाई किए होंगे, राइट ना बच्चा। लेकिन जो 800-900 क्वालिफाई किए, है ना बच्चा, हमने नहीं देखा कि उसमें सारे वही बच्चे हैं जो हर टेस्ट में टॉप करते थे, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पहले के टेस्ट में पीछे रह गए, फिर आगे में पिकअप कर लिया और आगे निकल गए। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जो शुरू के 4-5 टेस्ट में लगातार टॉप करते गए, है ना, और उसके बाद जो गिरे लगातार गिरते ही गए और अल्टीमेटली कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना बच्चा। ऐसे बच्चे थे जो शुरू में रह गए फिसड्डी, है ना, लेकिन 5-6 टेस्ट के बाद रिकवर करना शुरू किए और आखिरी टेस्ट में लगभग टॉप, मतलब टॉप 5 टॉप 10 में आए और अच्छी रैंक लेके आए टीम बेटा। इवन ऐसे ही बच्चे देखे बेटा जो पूरे साल टेस्ट में उनके मार्क्स कभी अच्छे नहीं आए, है ना, दे वेयर मीडियोकर, बुरा नहीं बोलूंगा, अच्छा भी नहीं बोलूंगा, उनके मार्क्स आए थे कितने, 25%, 30%, है ना बेटा, 20%, है ना बेटा। लेकिन उसके बाद फिर आईटी क्वालिफाई किया, क्योंकि हमारा कोर्स खत्म हुआ, 2-2.5 महीने का समय मिला, है ना बेटा, पिकअप किया वो और निकाल लिया आईटी, है ना। मैं तो उस टेस्ट की बात कर रहा हूं जो आईटी की तैयारी कर रहे हैं बच्चा, द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, है ना बच्चा। और ये 10th का क्या मैटर करता है यार, है कि नहीं। फिर सोचते हो ये सब बातें तुम लोग, एकदम मत सोचो, बिल्कुल नहीं, मार्क्स बिल्कुल सोचने का नहीं। अच्छा मार्क्स आया है ना, तो भाई जीवन की हर खुशी इंपॉर्टेंट होती है, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को जियो। तो इसका मार्क्स अच्छा आया है वो सेलिब्रेट करो, है ना बच्चा। लेकिन याद रहे ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है ना। जिनका मार्क्स बुरा आया है एकदम टेंशन मत लो, दुखी हो वो, दुखी हो जाओ, फिर बोलता हूं मैं दुखी हो, लेकिन दुखी रहो नहीं, है ना। आधे घंटे 1 घंटे में फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलो, ठीक है बच्चा। ठीक है बच्चों, चलो पढ़ाई करें, सबसे इंपॉर्टेंट ये बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई करना ही है ना। नंबर आना अलग बात है, हमारे हाथ में क्या है, पढ़ाई करना। हम जो कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं, इस पे हमारा नियंत्रण है बेटा, है ना। तो जिस पे हमारा नियंत्रण है उसमें भरपूर काम करो, है ना। जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम्हारा अपना है, उससे ज्यादा लगाव किसी और से नहीं हो सकता, है ना बच्चा। तो पढ़ाई करना, मेहनत करना तेरे हाथ में है, बस खूब मेहनत करो, है ना। मार्क्स वार्क्स मत सोचो, तुम्हारा काम एग्जाम देना है, कॉपी चेक करना तुम्हारा काम नहीं है ना। तो कौन तुम्हें क्या रेटिंग देगा, तुम किसी और के मोहताज क्यों होते हो, दूसरे के रेटिंग का मोहताज मत हो, अपना लाइफ जियो, ठीक है बच्चा। चल पढ़ाई करें। तो देख बच्चा, हम लोग बेटा इस क्वेश्चन देख रहे थे, सबको समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन, ये आगे बढ़े। देखो बच्चा, देखा जाए बेटा क्वेश्चन आगे। अब थोड़ा सा थ्योरी की बात करें, ठीक है, चलो देखो तो। अब देखते हैं बेटा कोई कॉन्सेप्ट देखा जाए बेटा। ये कॉन्सेप्ट है ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम। अच्छे से समझना बेटा इसको, इसमें बहुत लोग फंसते हैं बच्चा, बहुत लोग इसे फंसते हैं क्योंकि वो सही रास्ते से क्वेश्चन को नहीं करते, है ना बच्चा। हम लोग एकदम सही रास्ते से करेंगे, स्टेप डिसाइड करके उसी रास्ते को फॉलो करेंगे, है ना बच्चा, तो बिल्कुल नहीं फंसेंगे, है ना। तो देख बेटा, ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम, क्या दिख रहा है नाम, एक ब्लॉक उसके ऊपर एक और ब्लॉक, है ना बच्चा, ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक, है ना बच्चा, और हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है बच्चा। देख तो ये हमारा एक बॉडी बेटा, इस बॉडी के ऊपर एक और बॉडी, ठीक है बच्चा, इस बॉडी के ऊपर एक और बॉडी। ये हमारा मास मान लिया जाए कैपिटल एम, ये मास मान लो बेटा स्मॉल एम, है ना। दोनों जगह तुमको हो सकता है फ्रिक्शन दिया हो सकता है दोनों में किसी एक जगह फ्रिक्शन दिया हुआ हो, है ना बच्चा। अब यहाँ पे किसी बॉडी पे फोर्स लगाएगा, या तो ऊपर वाले पे या तो नीचे वाले पे, है ना बच्चा। और क्वेश्चन पूछेगा कि बोलो एक्सीलरेशन क्या होगा, है ना बच्चा। तो सवाल में क्यों फंसते हैं लोग, सवाल में फंसते इसलिए बेटा क्योंकि सवाल में दिया हुआ नहीं होता है कि ये स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, है ना बच्चा। ये स्लाइड करेगा
या नहीं करेगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता है बच्चा, है ना। ये हमें डिसाइड करना पड़ता है कि स्लाइड होगा या नहीं, है ना। इसी में गलती कर जाते हैं लोग, ठीक है बेटा, क्योंकि स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, स्लाइड नहीं करेगा तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, है ना बच्चा। चल देखते हैं। तो देख बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या करना है बच्चों, सबसे पहला स्टेप ये करना है, फाइंड नॉर्मल एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, नॉर्मल एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन एट ईच कांटेक्ट, है ना बच्चा। क्या करो, हर कांटेक्ट पे नॉर्मल निकालो और लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, ठीक है बच्चा। अब देखो स्टेप 2, दूसरा स्टेप बेटा, दूसरा स्टेप क्या करना है, एज्यूम, ये मान लो, क्या मान लो, दैट बॉडीज मूव टुगेदर, है ना बच्चा। क्या कर लो, एज्यूम कर लो कि दोनों बॉडी साथ साथ जाएंगे, ऐसा एज्यूम कर लो, ठीक है बच्चा, है ना। एंड देन एंड देन एंड देन फाइंड कॉमन एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चा। क्या मानना है, कि ये मानना है बेटा कि बॉडी साथ साथ जा रही है ना बेटा, और साथ साथ जाती हुई बॉडी, है ना बेटा, में कोई एक साथ का एक्सीलरेशन होगा, तो एक साथ का एक्सीलरेशन निकाल लो, ठीक है। अब इसके बाद स्टेप 3, स्टेप 3 क्या करना होगा हमें बेटा, स्टेप 3 हमें ये करना होगा कि विथ द हेल्प ऑफ with the help of common acceleration, है ना बेटा, कॉमन एक्सीलरेशन की मदद से, with the help of common acceleration find static friction। भाई अभी हमने क्या माना कि दोनों मास साथ जाएगा ना बेटा, दोनों मास साथ जाएगा, इसका मतलब कैसा फ्रिक्शन, यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना बच्चा। तो विद द हेल्प ऑफ कॉमन एक्सीलरेशन फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना बच्चा। स्टैटिक फ्रिक्शन को निकालो, ठीक है, ठीक, और कंपेयर करो, ठीक है बेटा, कंपेयर विथ लिमिटिंग फ्रिक्शन, समझे बेटा। जिस पॉइंट का तुमने अभी स्टैटिक फ्रिक्शन निकाला है, उसी जगह के लिमिटिंग फ्रिक्शन से कंपेयर करो, ठीक है बेटा। कंपेयर करने के बाद दो बातें हो सकती है, बोलो बेटा, कंपेयर करोगे तो दो बातें हो सकती है ना, कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो तुमने निकाला है वो लिमिटिंग से कम हो या बराबर हो, यही हो सकता है, या फिर स्टैटिक लिमिटिंग से बड़ा हो जाए, बोलो बच्चा, यही ना हो सकता है बच्चा, है कि नहीं। तो देखो अगर ऐसा आ जाए तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है ना बेटा। अगर ऐसा आ जाए, है ना, तो क्या कहेंगे, दैट मीन्स आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट, है ना बेटा। हमने जो कैलकुलेट किया वो सही है, जो कैलकुलेट किया, जो एक्सीलरेशन निकाला, जो फ्रिक्शन निकाला, वही आंसर होगा, है ना बच्चा। लेकिन अगर ऐसा हो गया बेटा, तो आप जानते हो ना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा, वो होता है लिमिटिंग, है ना। अब ये क्या है, देखो मैक्सिमम से ज्यादा हो गया, ये तो संभव नहीं, इसका मतलब नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है बच्चा, तो कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों बॉडी साथ साथ जाए, दोनों बॉडी साथ साथ जाए, ये संभव नहीं है ना बेटा। क्या करोगे, तो कहेंगे सॉल्व अगेन, दोबारा सॉल्व करो, है ना बेटा, सॉल्व अगेन, दोबारा सॉल्व करो, ठीक है, विथ फ्रिक्शन कंसीडरिंग एफ काइनेटिक, ठीक है बच्चा, काइनेटिक फ्रिक्शन मान करके फिर सॉल्व करो, ठीक है बच्चा।
चलो नोट कर लो। ओके बच्चा, नहीं करेंगे डिस्कस। चलो महक बोलो। महक सर बोलो। सर स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस होता है? बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन है और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स उसकी ताकत है, समझी? हाँ सर। जैसे कि तुम्हारे में अगर कोई कहे तुम कितना वजन उठा सकती है, तो तुम्हारा जो वजन उठा सकती है मान लेते हैं 20 किलोग्राम। हाँ। तो अगर तुम 20 किलोग्राम उठा सकती है बेटा, तो क्या बताओ कि तुम हमेशा 20 केजी मास लेके ही चलेगी? नो सर। बोलो। नो सर। 20 से कम ले सकती है ना, हाँ सर। लेकिन ज्यादा नहीं कर सकती ना। यस सर। हाँ, तो जो नॉर्मल तुम डे में काम करती हो वो समझो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और तुमने पूरी ताकत लगा दी वो क्या हो गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ गई? ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चा। संस्कार। यस सर। सर मुझे एक नॉर्मल निकालने में दिक्कत हो रही थी। इस क्वेश्चन में नो सर, दूसरे क्वेश्चन में। किस टाइप का क्वेश्चन फिर भी सर बताओ। सर उसमें दो प्लेन एक एंगल पे इंक्लाइंड थे, तो उसमें नॉर्मल निकालना था। समझ गया। बी शेप वाला क्वेश्चन है रे। यस सर। तो वी शेप वाले में क्या प्रॉब्लम बेटा? दो नॉर्मल लगेगा ना, दो जगह कांटेक्ट है तो दो नॉर्मल है ना बेटा? सर वो एक एंगल था। एंगल में दिक्कत होती है। सर एक एंगल पे इंक्लाइंड थे दो प्लेन्स थीटा एंगल पे, तो मैं समझ उनके गया बीच में वी शेप नॉर्मल। वाला क्वेश्चन। ऐसा वाला ना बेटा, देख तो ऐसा वाला ना। नो सर। तो सर दो प्लेन्स थे वो इंक्लाइंड ट्रायंगल के फॉर्म में। ऐसा यस सर। और यस सर, उन दोनों के बीच में। इसके बीच में, इसमें। सर हाँ, दो प्लेन्स के बीच में, प्लेन्स के बीच में। तो प्लेन तो यही ना है बच्चा, और कौन सा प्लेन है रे? सर उसमें लेकिन रॉड थे, मतलब दो रॉड एक इंक्लाइंड थे, दो रॉड। दो रॉड इंक्लाइन पे हो, ऐसे और ऐसे। यस सर, और उनके बीच में एंगल थीटा था, तो उन पे नॉर्मल। ये वाले में, तो ये तो बेटा इस तरह का एक ही नो क्वेश्चन सर है, आप। अपने आप में टिपिकल क्वेश्चन है बेटा। है ना? देख कैसे करना है इसको। इसको ये करना, तुम इसको हटा देना पहले, ठीक है? और फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे एम होगा और फिर ऐसे एम जी होगा। बोलो। यस सर। अब क्या करना कि इसको हटा देना, ठीक है? अब इसको लगा देना, ठीक? अब यस कहना सर। इस वाले से नॉर्मल ऐसे, यस सर। है ना? अब इन दोनों को हटा दो, तब दो नॉर्मल हो गए और एम जी यस हो सर। गया। अब इसका कम पॉइंट आएगा ऐसे और ऐसे, इसका कम पॉइंट आएगा ऐसे और ऐसे, तो ये बराबर ये और ये बराबर ये प्लस एम जी। समझे? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। आउट से पहले क्या लिखा है?
द आउट नहीं, गड़बड़ लिख दिया मैंने, सॉरी बच्चा, ये है दैट इज आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट. व्हाट इज रिटन इन फर्स्ट लाइन ऑफ एफ एस लेस देन एफ एल. हाँ बता दिया, आवर लिखा है बेटा, ये आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट. अब चल बच्चा, इसी सारे स्टेप से, इसी सारी स्टेप से बेटा कुछ क्वेश्चन किया जाए. देखो बच्चा, देख बच्चा, एक क्वेश्चन दिखाता हूं करके तुम्हें. क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ये है बच्चा, ये हमारा बॉडी, उसके ऊपर एक और बॉडी, ये है बेटा 5 किलोग्राम का, ये है 10 किलोग्राम का, है ना बच्चा. यहाँ पे ये हमारा जो है बेटा, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक बेटा. और यहाँ जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू बेटा 0.5 है ना. तो क्वेश्चन कहता है बेटा कि अगर हम इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएं, कितना लगाएं, लगा दें बेटा हम 45 न्यूटन, है ना. तो सवाल क्या है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉडीज, है ना बेटा, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी का. रुको ज्यादा लगाता हूं मैं, 105 लगा दिया, ठीक है बेटा. अब देखो, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉडीज, है ना बेटा, एंड फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी है, और ठीक है बेटा. अब देखो सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप क्या था बेटा, हर जगह पे नॉर्मल निकालो और हर जगह का लिमिटिंग फोर्स निकालो. तो देखो बेटा, यहाँ फ्रिक्शन है ही नहीं, यहाँ तो फ्रिक्शन बेटा है ही नहीं, फ्रिक्शन हमारा यहाँ है ना. तो इस जगह के लिए बेटा, इस जगह के लिए हम कहेंगे नॉर्मल इक्वल टू 5g, इसका मतलब बेटा 50 न्यूटन. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया बेटा म्यू एन, म्यू कितना हो गया, म्यू हो गया 0.5, है ना बच्चा, इंटू नॉर्मल हो गया हमारा कितना 50, दैट इज इक्वल टू 25 न्यूटन. समझे बच्चा, लिमिटिंग कितना आया 25. पहला स्टेप पूरा हो गया, ठीक है. अगले स्टेप पे आओ. अगला स्टेप क्या है बच्चा, देख अगला स्टेप था क्या बच्चा, कि पूरे को सिस्टम मान लो, ये मान लो कि दोनों मास साथ साथ जा रहे हैं बच्चा. तो दोनों मास अगर साथ साथ जा रहे हैं तो टोटल मास कितना हो गया बेटा 15 किलोग्राम. टोटल मास हो गया कितना हमारा 15 किलोग्राम. इस पे कितना लग रहा है फोर्स बेटा 105 न्यूटन, है ना बच्चा. अब देख इस वाले बॉडी के लिए बेटा देख, है ना, यहाँ फ्रिक्शन है ही नहीं, है ना. यहाँ का फ्रिक्शन जो है बेटा वो इंटरनल फोर्स है. इंटरनल फोर्स तो कोई काम नहीं आता बच्चा, है ना. तो क्या कहोगे, इसकी वजह से इसमें जो आएगा बेटा एक्सेलरेशन 105 इक्वल टू 15a, इसका मतलब बेटा a इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बच्चा. a कितना आ गया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. अब क्या कहा था मैं तुमको, इसकी मदद से क्या करना, बीच का फ्रिक्शन फोर्स निकालना, है ना बच्चों. तब सोचो बीच का फ्रिक्शन फोर्स निकालना है बेटा मुझे. देखना बच्चा, अब इन दोनों मास सोचो, मैंने तो फोर्स इस पे लगाया था ना बच्चा, मैंने फोर्स इस पे लगाया ना. तो अब बताओ, ये स्मूथ लिखा है बेटा स्मूथ. अब देखो ये वाला बॉडी क्यों मूव करेगा, जब मैंने यहां से खींचा बेटा तो ये वाला बॉडी के मूव करने का कारण क्या है, तो कहेंगे फ्रिक्शन बेटा. फ्रिक्शन की वजह से ये मूव किया ना, इसका मतलब उस 5 kg के बॉडी को लिए ऐसे लगना चाहिए फ्रिक्शन. बोलो बेटा, मैंने कहा था ना कि इस कॉमन एक्सीलरेशन को यूज करके स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालो. ये था हमारा अगला स्टेप. तो मैंने कहा ये वाला मास जो है बेटा, कौन सा मास 5 kg वाला मास, है ना बच्चा. ये तो अगर आगे मूव करेगा तो इसके मूव करने का कारण सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन है बच्चा. इसका मतलब इसमें जो एक्सीलरेशन है बेटा वो किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से है. तो पीछे मत लगा देना फ्रिक्शन, पीछे का मतलब फ्रिक्शन रोक रहा है, लेकिन यहाँ तो फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है ना बेटा.
तो क्या कहोगे, एफ एस इक्वल टू एम ए, कितना हो गया 5 इंटू 7, इसका मतलब हो गया बेटा 35 न्यूटन, है ना। अब इसके बाद क्या कहा था मैंने कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से कंपेयर करो। स्टैटिक ये है और लिमिटिंग कितना है बेटा 25, तो इन दोनों को कंपेयर करो। क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है बेटा एफ एस जो है वो लिमिटिंग से बड़ा हो गया। अगर ये छोटा होता बेटा तो हम कहते यही आंसर हो गया, है ना, लेकिन ये बड़ा है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा चीज पॉसिबल नहीं है ना बेटा, इसका मतलब ये सब गलत है ना। इसका मतलब क्या करना है, फिर क्या कहा था कि जो तुमने फ्रिक्शन लगाया है अब वहां स्टैटिक नहीं, अब क्या लगाओ, काइनेटिक लगाओ, ठीक है। तो देखो बेटा 5 kg वाला मास, इस पे लगा देंगे बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना बच्चा। तो अभी देखो अभी वाले कंडीशन में म्यू का एक ही वैल्यू है बेटा, म्यू का अगर एक ही वैल्यू है इसका मतलब लिमिटिंग और काइनेटिक बराबर है बच्चा, है ना। तो क्या कहेंगे, ये फोर्स बेटा जो आगे लग रहा है वो कितना है, तो कहेंगे एफ ए बराबर एम ए, और ये है बेटा 25, यह 5a, इसका मतलब a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना बेटा। इसका मतलब इसका कितना होना चाहिए एक्सेलरेशन, इसका होना चाहिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना बच्चा। अब नीचे वाले बॉडी की बात करो, तो कहेंगे नीचे वाले बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया था 105 न्यूटन, है ना बेटा। अब कहेंगे एक्शन फोर्स का रिएक्शन फोर्स पीछे लगेगा, एक्शन रिएक्शन, है ना बच्चा। अब क्या लिख दोगे, 105 माइनस एफ के कितना था 25, दैट 25 इक्वल टू 10 बी, इसका मान लिया मैंने बी एक्सीलरेशन, है ना बच्चा। तो देखो बी कितना आ रहा है, बी आ रहा है बेटा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ गए बच्चों, लिख लो। चिन्मय, सर कल आपने एक सवाल कराया था, हाँ सर उसमें आपने स्लोप पे जो फ्रिक्शन फोर्स माना था वो दोनों बार सेम डायरेक्शन में कैसे माना था? फिर से बताओ। कल सर आपने एक सवाल कराया था, इसमें F1 2F1 बराबर इज इक्वल्स टू F2 दिया हुआ था। तो सर उसमें आपने दोनों बार जब माना था फ्रिक्शन का डायरेक्शन, तो दोनों बार एक ही डायरेक्शन में माना था, ऊपर की तरफ। नहीं बेटा दोनों में उल्टा था, तभी तो एक में प्लस था कि माइनस था। अच्छा ओके सर, दोनों में आपने उल्टा माना है। हाँ चेक करो। ओके सर। ओके बच्चा, सूरज को चांस चाहिए भाई, बोलिए सूरज। सर 5 kg पे एफएस आगे क्यों लगा? अच्छा बेटा देख के बताओ, तुमने जो फोर्स लगाया था बॉडी पे वो फोर्स किस पे लगाया था, 5 kg पे। डायग्राम देखो, क्वेश्चन का डायग्राम, अच्छा 10 kg पे। है ना बेटा। 5 kg फोर्स लगाया क्या हमने, नो सर। तो फिर आगे क्यों आएगा वो, ओ फ्रिक्शन की वजह से, यस समझ गए। यस सर। सूरज बोलो। हाँ सर कोई डाउट नहीं है। ओके पद्मज बोलो, पद्मज, पद्मज बोलो। अरे आवाज नहीं आ रही। सर आप साइन और कॉस कब लेते हो सर, समझ में नहीं आता। जहां पे एंगल टच करता है वहां कॉस, जहां एंगल टच नहीं किया वहां साइन। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके बच्चा। अब बेटा सब बच्चों से कैसे बात कर सकता हूं मैं, बोलो श्रिया। मुझे दो डाउट्स हैं। श्रिया बोल बेटा। सर आवाज आ रही है? आवाज इतनी कम आ रही कि मैं सुन नहीं पा रहा। अब सर
बहुत ही कम आवाज बच्चा। सर अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलो। अरे यार। हाँ सर। सर दो डाउट्स हैं। एक है कि हमने फर्स्ट में जो ऊपर हम लोग जो 15 केजी वाले ब्लॉक में हम लोग एक्सेलरेशन सॉरी फ्रिक्शन क्यों नहीं मान रहे? फ्रिक्शन दोनों पे है ना बेटा, देखो आगे नीचे के डायग्राम में देखो। सर हमने फ्रिक्शन कहाँ माना है इसमें? अरे बेटा है ना, देखो ना ये क्या फ्रिक्शन है, ये क्या फ्रिक्शन लगाया सर ऊपर फर्स्ट केस में। इसमें। यस सर। बेटा ये तो मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी थी, तो चाहे तुम इसको बनाओ या उसको बनाओ, दोनों में से किसी एक को बना सकते हो। जैसे कि इसकी बजाय इसमें हमने दोनों जगह किया जब हमने काइनेटिक फ्रिक्शन लिया, लेकिन स्टार्टिंग बेटा में पहले बात समझो, Yes, आखिर हम वो डायग्राम बना के क्या चाह रहे थे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालना चाह रहे थे ना बच्चा। यस सर। तो फ्रिक्शन दोनों पे लगेगा ना, जब भी लगेगा तो यस सर। तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन को निकालने के लिए तुम दोनों में से किसी एक का डायग्राम बना सकते हो। मेरा एक में ही काम हो गया, दूसरा क्यों बनाए? ओके सर। समझी? यस सर। भाई बार 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 एक ही तरह का डाउट बच्चा। बाबू मेरे समझो, बार बार बोल रहा हूं मैं। जैसे कि एक ब्लॉक के ऊपर अगर मैं एक और ब्लॉक रखूं, देखो यहाँ पे डायरी के ऊपर अगर मैं इसको रखूं, है ना, अब इस डायरी को ऐसे खींचूंगा बच्चा, डायरी को ऐसे खींचूंगा तो मोबाइल भी आगे जा रहा है ना। देखो ये डायरी के ऊपर मोबाइल है बच्चा, अगर इस डायरी को खींच रहा हूं आगे तो ये मोबाइल आगे जा रहा है ना बच्चा, बोलो है कि नहीं? सोचो ये क्यों आगे जा रहा है, तो कहोगे दोनों का सरफेस रफ है, रुखड़ा है, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आगे जा रहा है। इसका मतलब इस मोबाइल को आगे बढ़ने का जिम्मेदार फ्रिक्शन है बच्चा, है ना। इसका मतलब आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स है, रियलाइज करो बच्चा। चलो आगे देखो, अब खुद बनाओ सवाल तुम। अगला सवाल तुम बनाओ। ये सवाल में इधर की तरफ फोर्स है बेटा 60 न्यूटन, 60 नहीं, चलो कम कर देता हूं इसको, मैं कम कर देता हूं इसको बेटा, इसको लगाता हूं मैं 15 न्यूटन। चलो अब बनाओ तो इसको। प्लीज इनवाइट मी, कहाँ इनवाइट करें तुमको भाई, कोई पार्टी वार्टी कर रहे हैं क्या हम? अमिताभ बोलो। तो पहले था डाउट सर। ओके बेटा, डाउट ये होते हैं सब लोग हाथ नीचे करते जाओ। विवेक हिंद सर भयंकर डाउट है, बोलो भाई भयंकर क्या डाउट है? तो सर ये डाउट था सर, हम फ्रिक्शन स्टैटिक क्यों माने सर, डायरेक्ट फ्रिक्शनल काइनेटिक फ्रिक्शन ही मान सकते हैं? देखो बच्चा ये बात समझो, यहाँ फ्रिक्शन क्या पहले से पता है हमको? नो सर। नहीं ना बच्चा, तो हमें कुछ ना कुछ तो मान के आगे बढ़ना पड़ेगा ना। सुन रहा है? यस सर। या तो हम स्टैटिक मान करके काइनेटिक प्रूव करें, या काइनेटिक मान करके स्टैटिक प्रूव करें, दो तरीके होते हैं इसके। यस सर। लेकिन स्टैटिक मान के सॉल्व करना आसान होता है, ठीक? ओके सर। सर एक बोलो। सर इसमें एक चीज और तो कर सकते हैं सर, वो जैसे सर फोर्स है उससे लगभग अनुमान पड़ जाता है सर, मूव करेगा बॉडी या नहीं करेगा। सर स्टैटिक तो उस टाइम के लिए मानते हैं सर, बॉडी मूव करेगा या नहीं करेगा। बेटा उस केस में तब सोचते हैं ना हम लोग ऐसा, यस सर। जब बॉडी जमीन पे रखा हो। यस सर। जमीन तो मूव नहीं करता है ना कभी, नो सर। लेकिन जब नीचे वाला बॉडी मूव कर रहा हो तो तुमको ऐसे प्लान करना पड़ेगा, ओके सर। है ना बच्चा। जो सवाल दिया बनाओ उसको अब। तनय, अब कमेंट ऑफ करता हूँ बेटा, डिस्टरबेंस हो रहा है मुझे अब। तनय बोलो, चला गया। अंकेश,
तो सर बोलो। हेलो हाँ सर, बोलो वो अगर बोलो। दोनों बॉडी के बीच अगर फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो वो बॉडी मूव नहीं करेगा, मतलब। बिल्कुल सही बात। अगर सोचो फ्रिक्शन नहीं होता तो 5 kg बॉडी बॉडी को आगे खींचने वाला कोई फोर्स होता? नो सर। हम्म, बाप रे, दिल दहला देने वाला डाउट है। बोलो भाई, बोलो क्या दहल गया दिल तुम्हारा? हेलो सर। हाँ बोल बच्चा। सर कल का आपने जो शीट दिया था उसमें एक डाउट है। वो तो डिस्कस नहीं किया ना अभी। हाँ सर, बस उसमें एक ये था कि फ्रिक्शन कांस्टेंट एक जगह दिया है सॉल्यूशन में, फ्रिक्शन कांस्टेंट इज लेस देन tan थीटा सो बॉडी विल नॉट मूव। वो क्या उसका मतलब क्या था? वो अभी नहीं पढ़ाया तुमको, टेंशन मत लो, ठीक है? थैंक अभी यू सर। डिस्कस भी नहीं करेंगे हम आज, आज खाली पढ़ाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। अब्रदीप, हेलो सर। बोलो बच्चा। सर मुझे ये वाला मेथड जो आप कर रहे हैं वो वाला सही से समझ में नहीं आया कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या लिखवाया था, पहला स्टेप? वो नॉर्मल और लिमिटिंग फ्रिक्शन को फाइंड आउट करना। देखो किया है मैंने। हाँ, नॉर्मल और लिमिटिंग फ्रिक्शन सर, लेकिन कौन से बॉडी का करना है? यहाँ फ्रिक्शन एक ही जगह पे ना है बच्चा। हाँ सर, लेकिन ग्राउंड से भी तो लग रहा है। बेटा पिछले सवाल में भी सबमिट किया ये, पिछले सवाल में ही लिखा था कि ये सरफेस स्मूथ है नीचे वाला, अच्छा इसमें अच्छा। फ्रिक्शन नहीं है बच्चा, हाँ ठीक है? हाँ हम्म। सर, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या किया तो बताओ। दोनों को सिस्टम मान लिया, देखो हो गया 15 किलोग्राम मास, अच्छा हाँ है ना? सिस्टम मान करके निकाला एक्सेलरेशन, हाँ। फिर इस एक्सेलरेशन की मदद से निकाला स्टैटिक की वैल्यू, अच्छा है ना बेटा? फिर स्टैटिक का वैल्यू निकाल करके लिमिटिंग से कंपेयर किया, हाँ। कंपेयर करने पे क्या दिखा, एफएस बड़ा आ गया है लिमिटिंग से। अच्छा, मतलब मूव करने का फ्रिक्शन ज्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। हाँ, इसका मतलब ये संभव नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब समझ गए? हाँ सर, फिर वो इसीलिए हम लोग उसको काइनेटिक फ्रिक्शन से इक्वल कर दिए। हाँ। तो अनुराग यादव, हेलो सर। बोलो। बोले सर, इसमें जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन होता है वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है ना? हाँ बच्चा। तो सर इसमें राइट हैंड साइड जो है आप काइनेटिक में आप एफ एल वाला ही मैग्नीट्यूड यूज कर लिए। क्योंकि म्यू की यहाँ एक ही वैल्यू थी ना बेटा, म्यू की यहाँ एक ही वैल्यू है, इसका मतलब म्यू एस म्यू के बराबर है। ठीक 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 है? सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। सौरभ मिश्रा, सर डाउट क्लियर हो गया सर। सर ओके बच्चा। गौरव, सर पिछले केस में हेलो हाँ बोलो। हेलो हाँ सर, आप बोलो। पिछले केस में एक नोट बताए हुए थे सर, वो रिपीट कर दीजिए, मेरा कनेक्शन लूज हो गया था उस समय में। नोट में क्या बताया था? सर वो एक्सीलरेशन निगेटिव होगा तो बॉडी बैकवर्ड मूव करे, ऐसे करके कुछ बता रहे थे सर। हाँ लिखा, अगर ए नेगेटिव आ जाए इसका मतलब जिस डायरेक्शन में नेगेटिव आया उस डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं करेगा, बस यही मतलब होता है उसका। ओके ठीक है? सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। विवेक, विवेक यस सर। बोलो। सर क्वेश्चन था सर, आपसे काइनेटिक फ्रिक्शन से क्वेश्चन कराए थे तो उसमें सर एक्सेलरेशन नेगेटिव आया था। कौन तो सा सर निकालता था? अरे बेटा उसमें तो यस एक ही सर। फोर्स था ना बच्चा, वहां तो वेलोसिटी थी ना बॉडी की। यस सर। बॉडी की जब वेलोसिटी हो तो हम पक्का जानते हैं कि उधर ही फ्रिक्शन होगा, है ना बच्चा? जब कंफ्यूजन हो उस वाले केस में बोल रहा हूँ मैं। ओके सर। आयुष मेश्राम, हेलो। बोलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर ये मैं इवनिंग। पूछ रहा था कि सर हम कोई भी टॉपिक जब पढ़ते हैं तो हम या शीट लगाते हैं रेजोनेंस की या फिर कोई भी और बुक, वो एक टॉपिक के लिए कितने बार लगाना चाहिए सर? जब तक कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि उस सीट से कोई कहीं से पूछेगा तो बता देंगे। अच्छा। वो किसी के लिए 3 बार हो सकता है, किसी के लिए 4 बार हो सकता है, किसी के लिए 1 बार भी हो सकता है ना बच्चा?
सबके लिए अलग अलग होगा वो। थैंक यू सर। ओके बच्चा, चलो आगे देखो बच्चा, ये सवाल बताता हूं मैं अब। फिर देखो बेटा, म्यू वही है तो नॉर्मल वही लिंक निकलेगा, लिमिटिंग वही आएगा, है ना बच्चा। लेकिन अब जब फोर्स हमारा है बेटा 15 न्यूटन, तो ये फोर्स हमारा है बेटा कितना, 15 न्यूटन। तो अगर 15 लिखेंगे बेटा तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बच्चों। अभी देखो डायग्राम में, अभी मैंने फोर्स लगाया किसे बेटा, 5 किलोग्राम पे, नीचे वाले बॉडी पे फोर्स नहीं लगाया, नीचे वाले बॉडी पे फोर्स नहीं लगाया, फिर भी वो मूव कर रहा है, देखो, है ना। नीचे वाला बॉडी बिना फोर्स लगाए मूव कर रहा है बच्चा। इसका मतलब उस नीचे वाला बॉडी को, इस 10 किलोग्राम को आगे मूव कराने का जिम्मेदार कौन है। ये 10 केजी मास क्यों आगे गया, तो फ्रिक्शन की वजह से बच्चा। इसका मतलब इसके लिए फ्रिक्शन आगे हो गया बेटा, तो एफ एस इक्वल टू एम ए, तो ये हो गया 10 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 10 न्यूटन, ठीक है। जबकि लिमिटिंग कितनी है बेटा 25, तो क्या कर दोगे, एफ एस लिमिटिंग से कम आया। इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है बच्चा। इसका मतलब वाकई में A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड होगा। फ्रिक्शन जो होगा बेटा वो स्टैटिक होगा और उसकी वैल्यू 10 न्यूटन होगी, ठीक बेटा, लिख लो। अगला सवाल दे रहा हूं अब। बनाओ। हर्षवर्धन, हेलो सर। बोलो बच्चा। हाँ सर, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अलग क्यों होती है? अभी नहीं पढ़ाया वो चीज, ओके सर। इंतजार करो। और सर और एक डाउट था। क्या? सर ये जो पिछला क्वेश्चन कराया उसमें हमने उन दोनों में से कोई भी बॉडी कंसीडर कर सकते हैं क्या सर? कोई भी कर सकते हैं कंसीडर, बस डायरेक्शन सही लेना है, लॉजिक लगा करके। ओके सर। ओके बच्चा। सर डाउट प्लीज बोलो बच्चा। हेलो सर। बोलो बेटा। सर इस वाले क्वेश्चन में आपने जो फोर्स लिया है सर, आपने जब स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा रहे थे तब आपने बताया था कि जितना फोर्स ले वो स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल हो जाता। हाँ। तो पिछले वाले क्वेश्चन में जो 50 न्यूटन लगा रहे उसको हाँ। लिमिटिंग फ्रिक्शन से कंपेयर क्यों नहीं किया 25 न्यूटन से? क्योंकि पहले जब पढ़े थे बेटा हम लोग कॉन्सेप्ट, वहां जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे बेटा कि सरफेस हमेशा था रेस्ट में। हाँ। अभी हमारा सरफेस मूविंग है ना बच्चा, तो अलग कॉन्सेप्ट ना हो गया ये। तभी तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम तुमको अलग से पढ़ाया मैं, है कि नहीं? हाँ सर। थैंक यू सर। ओके बच्चा। सार्थक, सार्थक बोलो। चला गया। सुशांत, सुशांत। विद्यानिवास, हेलो। बोलो। हाँ सर, मुझे थोड़ा सा दूसरा डाउट पूछना था कि हमारा जीई का सिलेबस में कुछ कम हुआ है क्या सर? देखो बेटा, हालांकि सिलेबस तो कम किया है, लेकिन इतना बकवास तरीके से कम किया है, कोई फायदा नहीं हुआ उससे। अच्छा। जैसे मान लो एक टॉपिक में से, जैसे फ्रिक्शन चैप्टर में से बोले कि काइनेटिक फ्रिक्शन हटा दिया, अच्छा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का हटा दोगे मान लो, तो इस चैप्टर में तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगले चैप्टर में आ जाएगा उसका इस्तेमाल, तो क्या करेंगे फिर? तो बकवास किया है, बहुत बेकार तरीके से हटाया बच्चा, कोई फायदा नहीं उससे है। ओके सर, ठीक है। ओके।
हेलो बोलो बेटा। सर, जो आप पहला क्वेश्चन कराए थे उसमें दूसरी तरफ म्यू की वैल्यू 0 थी। अगर वहां पे कोई और वैल्यू होती तो सर क्या चेंजेस होता? फिर हमको देखना पड़ता 30-40 था ना बेटा। यस सर। तो फिर हम ये देखते हैं कि उन दोनों में फ्रिक्शन ज्यादा स्ट्रांग कौन है ओके सर। है ना। ओके सर। कुमार संभव, इसके पास तो माइक ही नहीं लगता है कि। आर के, यस सर। बोलो बच्चा। हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, मुझे पता ही नहीं चलता सर, एफएस कब लेते हैं, एफ के कब लेते हैं सर? जब दो बॉडी एक दूसरे पे फिसल रहा हो तो एफ काइनेटिक, अगर नहीं फिसल रहा हो यस तो सर। स्टैटिक। ठीक है बेटा। ओके सर। यस सर। और मूविंग वाले केस में मतलब स्लाइड तो होता ही होगा ना सर? हाँ बेटा, जैसे मान लो अगर गाड़ी पे तुम बैठे हो, गाड़ी चल रही है तो तुम में स्लाइडिंग नहीं हो रहा ना बच्चा। बोलो, तुम गाड़ी के सीटे बैठे हो, गाड़ी चल रही है, तुम भी चल रहे हो, गाड़ी भी चल रही है, तो वहां कैसे यस लगेगा सर। फ्रिक्शन? ओके सर। समझे? गैलेक्सी M21, बोलो। अंशु कुमार, चलो बेटा, इसका हो गया। बच्चा है जिसका नहीं हुआ, सीखो बेटा। तो देखो अभी हमारा दोनों जगह फ्रिक्शन है बेटा। इसको मैंने कहा पहला सरफेस, तो देखो तो बेटा पहले सरफेस पे नॉर्मल कितना होगा? तो नॉर्मल होगा बेटा यहाँ 5G, है ना। तो फिर यहाँ लिमिटिंग कितना हो जाएगा? तो मैं हुए 0.5, तो 0.5 इंटू 50, ये हो गया बेटा 25 न्यूटन। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ कितना बोलोगे बेटा नॉर्मल? यहाँ हो जाएगा 150 न्यूटन। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा लिमिटिंग? तो लिमिटिंग हो जाएगा हमारा कितना, देखो 0.2, तो कहेंगे 0.2 इंटू 150 इक्वल टू 75 न्यूटन। समझ गया बच्चा? ठीक है। अब देखो आगे, अब कहोगे बच्चा कि इन दोनों को सिस्टम मानो, तो सिस्टम मान लिया बेटा, तो कहेंगे मास हो गया 15 किलोग्राम और ये लगाया मैंने फोर्स कितना बेटा? 75 न्यूटन। ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ लगा फोर्स, फोर्स हमारा कितना? 75। तो देखो बेटा आपस का फ्रिक्शन जो है वो तो इंटरनल फोर्स है, लेकिन बेटा जमीन का फ्रिक्शन जो है वो तो एक्सटर्नल है बच्चा। तो जमीन का फ्रिक्शन हमारा कितना है? देखो जमीन का हमारा फ्रिक्शन है बेटा कितना? सॉरी 30 होगा ना बच्चा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है। तो देखो बेटा ये यहाँ फ्रिक्शन फोर्स, रोकने वाला कितना फ्रिक्शन फोर्स? 30, रोकने वाला फ्रिक्शन फोर्स 30 और खींचने वाला कितना बेटा? 75। तो कहोगे 75 तो बेटा 30 से बड़ा है ना। 75 जो है बेटा वो यहाँ के लिमिटिंग फोर्स से बड़ा है ना बेटा। इसका मतलब बॉडी मूव करेगा। इसका मतलब एक क्लियर हो गया कि F2 जो हमारा है वो F काइनेटिक है। अरे बच्चा, F2 जो हमारा है वो क्या है? F काइनेटिक है बच्चा, है ना। और ये कितना होगा? म्यू n। ठीक है, कितना हो बेटा? ये हो जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है बच्चा। तो फिर इसका कॉमन एक्सीलरेशन A क्या लिखोगे? लिखोगे A इक्वल टू 75 माइनस 30 डिवाइड बाई 15। ये आ गया बच्चा हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे बेटा? ये हमारा हो गया कितना बेटा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए बच्चा? अब देखो आगे, अब जब हमारा A आया बेटा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, तो इसकी मदद से स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालो बच्चा। तो क्या कहा था मैंने? इसकी बात करो, तो कहोगे इसके लिए 5 kg मास के आगे मूव करने का जिम्मेदार कौन? तो फ्रिक्शन।
तो फ्रिक्शन इक्वल टू 5 है। ये हो गया बेटा कितना हमारा 20 न्यूटन। समझे बेटा, ये फ्रिक्शन हमारा हो गया कितना बेटा 20 न्यूटन। और देखो वो लिमिटिंग से कम है ना बच्चा, यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स इसके लिमिटिंग से कम है ना बच्चा, ये लेस देन लिमिटिंग है ना। इसका मतलब, अरे यार, इसका मतलब क्या हो बेटा कि हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। बोलो, इसका मतलब बेटा हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है बच्चा। तो क्या कहेंगे, A1 इक्वल टू A2, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू कितना बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बच्चा। A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या बच्चा, और फ्रिक्शन, तो कहेंगे यहां वाला फ्रिक्शन F1 ये हमारा है बेटा F स्टैटिक, और उसकी वैल्यू है कितनी बेटा 20 न्यूटन। F2 जो हमारा है ये है F काइनेटिक, है ना, और कितनी वैल्यू इसकी, तो ये 30 न्यूटन। समझ गए बच्चा, ठीक है। अब चलो यही सवाल को फिर से बनाओ। इसको मैंने कर दिया 4 और ये कर दिया 50, ठीक है बच्चा। अंशु, अरे भाई क्यों फोन करता है इतना भाई। हेलो, हाँ बच्चे यहाँ गलत हो गया, कैलकुलेशन है। ये हो जाएगा बेटा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 15, अभी भी लिमिटिंग से कम है ना बच्चा। तो ये भी हमारा हो जाएगा 15, ठीक। अंशु बोलो, कुछ नहीं बोल रहा। अननोन बॉयज वरुण, बोलो भाई। हेलो, यस सर। सर वो 3 मीटर पर सेकंड का सर ओके, हो गया ना, ठीक है। बोलना था। और कोई डाउट? यस सर। क्या पूछो? सर अब ये रह गया सर, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे किया? यस सर। इसमें डाउट है क्या? तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 3 हो जाएगा। अच्छा, सर वो भी लास्ट 3 में हो आप जाएगा, लिखे हैं सही ना बात। A1 इज इक्वल्स टू A2। हाँ हाँ हाँ, ठीक। तो सर 15 kg के नीचे आप FL लिखें F2। 15 kg के नीचे, हाँ FL है, F2 है, ये F सर काइनेटिक ब्लॉक हो जाएगा। है। और ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे अब हम लोग, ठीक। ओके सर। यस सर। चिन्मय, चिन्मय, हेलो सर। बोलो बच्चा। सर आपने जो सवाल में कभी बोला था थोड़ी देर पहले कि वो एक्चुअली में सर इक्वेशन जो आपने बनाई है, हाँ, है ना, तो उसमें जो आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन दिया है, जिसमें F1 प्लस FL इज इक्वल्स टू mg sin थीटा है, पहली इक्वेशन है ये अपनी। हाँ और सेकंड इक्वेशन है F2 बराबर mg sin थीटा प्लस FL। हाँ बच्चा, पहला वाला में क्या था, बॉडी को नीचे आने से रोक रहे थे ना। यस सर। तो बॉडी नीचे आना चाहता है, किधर लगेगा फ्रिक्शन? तो ऊपर की तरफ सर। हाँ, दूसरा था बेटा क्या, बॉडी को ऊपर धकेल रहे थे हम लोग, यस सर। तो किधर फ्रिक्शन होगा फिर? नीचे की तरफ। तो सर ये F2 का डायरेक्शन किधर लेना है, F2 और F1 का डायरेक्शन किधर होगा? F1 F2 दोनों जो होगा बेटा वो इंक्लाइन से ऊपर की ओर ही होगा। अच्छा, बस ओके सर। F1 की वैल्यू कम होगी, F2 की वैल्यू ज्यादा होगी। ओके सर, वही मेरे को एक्चुअली में वो उल्टे लग रहे थे। अब समझ गए? यस सर, थैंक यू ओके सर। बच्चा। अमिताभ, हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है सर, वो क्लास के बाद बता दीजिएगा सर। NLM ठीक का ही है वैसे तो। ओके ओके, सर वो बता दूं सर आपको उसका डायग्राम? पूछो। सर वो 3 सिलेंडर हैं, 2 नीचे पड़े हैं और एक ऊपर पड़ा है। अच्छा, हाँ बोलो। हाँ, तो उसके अंदर सर ये पूछा है कि फाइंड द रेंज ऑफ फोर्सेस फॉर विच द सिस्टम विल नॉट डिसमेंटल। तो सर इसके अंदर जो लोअर लिमिट होगी ना, जो सबसे छोटी फोर्स होगी, हाँ वो निकाल ली सर। हायर लिमिट
नहीं निकल रही। हायर लिमिट में देखो बेटा, जैसे मान लो सबसे ऊपर को बी ए मान लें, हाँ सर। और बाई तरफ को बी मान ले, दाई तरफ को सी मान लें, हाँ जी सर। और हम धकेल रहे हैं बी वाले को, हाँ तो हायर लिमिट उस समय सोचना है बेटा जब ए और सी का कांटेक्ट छूटने वाला होगा। अच्छा सर। धक्का बहुत जोर से कर देंगे बेटा हम लोग तो क्या होगा, ऊपर वाला ब्लॉक पीछे गिर जाएगा ना। लेकिन सर वो तो दोनों साइड से लगाएंगे ना। दोनों साइड से मतलब सर जो फोर्स लगाएंगे अपन एफ, वो तो दोनों मतलब कि बी और सी नहीं, दोनों एक की तरफ से लगा रहे हैं बेटा, एक तरफ से सिस्टम आगे जा रहा है। तो सर ऐसे तो लोअर लिमिट के भी नहीं आएगी एक वैल्यू। लोअर लिमिट भी आएगी बच्चा, लोअर लिमिट भी आएगी, अपर लिमिट भी आएगी। लोअर लिमिट में ये मानना है कि नीचे वाले दोनों सिलेंडर के बीच का कांटेक्ट टेंडिंग टू 0। हायर लिमिट में क्या मानना है, ए और सी का कांटेक्ट 0। सर ये 8 बजे के बाद सर आप सॉल्व करके बता दीजिएगा सर एक बार, क्योंकि सर ठीक है तब बच्चा, चल ओके। PM16 बहुत सारे बच्चों का हाथ खड़ा है, नहीं बात कर पाएंगे बेटा। चल क्वेश्चन देखो, देखो बच्चा, अच्छा सारे बच्चे सुन लो, क्लास के बाद में इस क्लास का वीडियो है ना बेटा यूट्यूब पे डाल दूंगा, कुछ डाउट्स हो तो उसको देख लेना। चलो देखो बच्चा, इस सवाल में देखो बेटा N1 फिर से उतना ही आ गया, N2 कितना हो जाएगा इस बार 150, तो ये कहोगे बेटा 0.4 इंटू 150, ये हो गया बेटा कितना हमारा 60 न्यूटन। अब देखो बच्चा, अब मैंने दोनों को सिस्टम मान लिया, तो ये फोर्स हो गया बेटा हमारा 50, है ना बच्चा। अब ध्यान सुनना, खींचने वाला फोर्स है बेटा 50, और रोकने वाला फोर्स है कितना बेटा 60, देखो है ना। तो खींचने वाला फोर्स 50 है बच्चा, और रोकने वाला फोर्स कितना है 60 है ना बच्चा, F2। इसका मतलब क्या होगा, ये बॉडी मूव नहीं कर पाएगा बच्चा, इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 होगा, बोलो है ना बच्चा। एक्सीलरेशन अगर 0 हो जाएगा, इसका मतलब बेटा F2 जो होगा बेटा वो 50 न्यूटन रहेगा। F2 की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा 50 ही रहेगी, क्योंकि मूव ही नहीं किया। बात समझ गए ना। अब सोचो, अगर इस 5 kg की बात करते हो बेटा, और ये 5 kg का भी एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 है। F बराबर है में A 0 है बच्चा, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 है, और 0 की वैल्यू बेटा ये भी तो लिमिटिंग से कम है ना, 0 भी तो उसके लिमिटिंग से कम ही ना हुआ बच्चा। तो क्या कर दोगे, इसका मतलब कि आंसर क्या आया, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 0। पहला फ्रिक्शन जो है बेटा वो स्टैटिक है, उसकी वैल्यू 0 है। दूसरा है बेटा वो भी स्टैटिक है, और उसकी वैल्यू है 50 न्यूटन। समझ गए बेटा, F2 इज इक्वल टू F2 स्टैटिक। ठीक है, लिख लो। तो चलो बच्चा, अब तुम लोग सेक्शन A, B और C ट्राई करके आना। ठीक है, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो, है ना बेटा। होमवर्क बताता हूं तुमको मैं, होमवर्क में एक्सरसाइज चाहे 1 छोड़ दो, अभी एक्सरसाइज 1 अभी छोड़ो, तुम 2 का पार्ट 1 कंप्लीट करो। ठीक है, बस 2 का पार्ट 1, और एक्सरसाइज 1 में सेक्शन A और B था बेटा, वो कल करेंगे डिस्कस। चलो अभी के लिए बाय बाय बच्चा।